हेलो बच्चों। स्टैटिस्टिक्स। दिलबर दिलबर, ना होश ना खबर, दिलबर है। अच्छा गाना है। नया चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। जो आंकड़ों से खेलना जानता हो उसे आंकड़ों का माहिर बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स बड़ा शानदार चैप्टर है मैथमेटिक्स का। नया चैप्टर नए जोश और नई उमंग के साथ शुरू करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। स्टैटिस्टिक्स की मेरी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी यहां पे। स्टैटिस्टिक्स वह मंच प्रदान करता है जहां आंकड़ों के साथ खेलने की कलाएं सीखी जाती हैं। क्या सीखी जाती हैं? कलाएं सीखी जाती हैं। किसके साथ खेलने की? आंकड़ों के साथ खेलने की। स्टैटिस्टिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हमारे सिलेबस का है ही, उसके साथ ही स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें डेटा को एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। डेटा कलेक्ट करके डेटा एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, रिसर्च की बहुत सारी जगहों पे डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है और डेटा एनालिसिस को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। बहुत सारे कोर्सेज कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही सिखाया जाता है। आपको बैचलर डिग्री मिलती है स्टैटिस्टिक्स में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता ये एक जाना माना इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए। बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में नॉलेज हासिल करनी है, अपनी बैचलर डिग्री अगर आप चाहते हो स्टैटिस्टिक्स में लेना और डेटा रिसर्च में, डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ी बातें कर रहा हूँ ये तो मैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको बता दूं जेई मेंस में, है ना, अपन बात कर रहे हैं 2021 की। आज हम 2021 ईयर में है, ठीक है। तो आज के समय के हिसाब से बात करें तो जेई मेंस के सिलेबस में ये चैप्टर है और वन क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन जेई मेंस में आता है। तो जेई मेंस में एक क्वेश्चन भन्नाट तरीके से फोड़ना है तो यार इस चैप्टर को आप कर लीजिए। जेई एडवांस्ड के सिलेबस में ये नहीं है। जेई एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स जो होते हैं उनके सिलेबस में भी स्टैटिस्टिक्स आता है। तो यार स्टैटिस्टिक्स मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शानदार चैप्टर है। आंकड़ों के साथ खेलना, आंकड़ों का माहिर बनाना, आंकड़ों का माहिर अगर आपको बनना है तो यार इस चैप्टर की इज्जत कीजिए, सीखिए जरा चैप्टर को। क्या है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स वह मंच है जहां आंकड़ों के साथ खेलने की कलाएं सीखी जाती हैं। तो है ना, स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली अपन डेटा एनालिसिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेटा बोले तो आंकड़े, है ना। आंकड़ों का मतलब क्या है ना, हिंदी शब्दों का मीनिंग मालूम होना चाहिए। आंकड़े बोले तो डेटा, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है? डेटा एनालिसिस है यार, डेटा एनालिसिस। हिस्ट्री की अगर बात करूं मैं इस चैप्टर की, प्रोबेबिलिटी जितना पुराना ही स्टैटिस्टिक्स है। ये जो प्रोबेबिलिटी, पीएनसी और स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों चैप्टर जो है ना, ये साथ साथ चलते हैं। तीनों चैप्टर्स का लगभग एक ही जमाने से उद्गम हुआ और उसके बाद तीनों चैप्टर इकट्ठे बढ़ते चले गए। तो स्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है, इतिहास उतना ही पुराना है जितना प्रोबेबिलिटी का इतिहास पुराना है। और जिन मैथमेटिशियंस लोगों ने प्रोबेबिलिटी की चीज़ों को इजाद करने में काम किया है, उन्हीं ने लगभग स्टैटिस्टिक्स की बातें इजाद करने में भी काम किया है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे मैंने ये कुछ एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ इस डायग्राम से कि डेटा को हम एनालाइज क्यों करते हैं, क्यों डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए हमें चैप्टर बनाना पड़ा। डेटा इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेज बनाने पड़े। डेटा इतना क्यों इंपॉर्टेंट है कि सारी कंपनीज में, सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक रिसर्च का विषय रहता है कि डेटा को एनालाइज करते चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जाता है।
मैं बस एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये दर्शाने की कोशिश करूंगा कि डेटा एनालिसिस से बहुत सारे कंक्लूजन, बड़े सारे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लिखी है मैंने ना अलग यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन लिखी है। कौन से स्टेट्स की लिखी है? पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ठीक है। और ये देखिए 2 एक्सिस यहाँ पे बनाई हुई है ना। इस वाले एक्सिस पे देखिए आप, है ना, इस वाले एक्सिस पे आप देखिए, ये देखिए इस वाले एक्सिस पे देखिए आप, ये वाले जो एक्सिस है ना, इस पे मैंने दर्शाया है पॉपुलेशन इन लैक्स, है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन है। और यार ये वाले एक्सिस को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ईयर्स को लिखा हुआ, मैंने क्या लिखा हुआ, ईयर्स को, ठीक है। 2001 ईयर में यहाँ पे ये नीला कलर है, इस कलर से पंजाब की पॉपुलेशन मालूम चल रही है, ठीक है ना। पंजाब की पॉपुलेशन 2001 में 20 लाख थी, क्योंकि यहाँ पे लैक्स में मैंने कहा है कि पॉपुलेशन को दर्शाया गया है, ठीक है। हिमाचल, ये हिमाचल वाला बार है। 2001 में हिमाचल की 40 लाख थी और हरियाणा कितनी थी, ये 60 लाख थी, ठीक है ना। ये हिमाचल है और ये हरियाणा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो उसी प्रकार से 2002 की पॉपुलेशन है, 2003 की पॉपुलेशन है, 2004 की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब आपके पास डेटा यहाँ पॉपुलेशन का ईयर वाइज 3 स्टेट्स का लिखा हुआ है। जैसे ही डेटा मिला आपके दिमाग में कैलकुलेशन चालू हो जाएगी, आपको ये मालूम चल जाएगा कि हरियाणा की पॉपुलेशन तो घट रही है, देखिए हरियाणा की पॉपुलेशन यहाँ पे घट रही है ना। उसके साथ आपको हिमाचल की पॉपुलेशन देखिए, हिमाचल की पॉपुलेशन घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, मतलब हिमाचल की पॉपुलेशन एक अलग प्रकार का डांस कर रही है, पहले घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। हरियाणा वाला एकदम सीधा गुचकी मार गई, है ना। यहाँ देखिए ज्यादा थी फिर कम हो गई, ठीक है। पंजाब की पॉपुलेशन देखिए, है ना, कम थी फिर ज्यादा हुई, फिर ज्यादा, यहाँ पे देखिए ज्यादा थी, कम हुई, फिर ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा हो गई। ये एक अलग प्रकार का बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। और हर साल में ये भी मालूम चल रहा है किसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। यहाँ पे देखिए 2002 में पंजाब की पॉपुलेशन 10 लाख कम हो गई, है ना। हिमाचल की पॉपुलेशन को देखें 10 लाख ज्यादा हो गई और हरियाणा की 20 लाख ज्यादा हो गई। तो 2002 में जो रेट ऑफ इंक्रीज था हरियाणा का, मतलब जो नंबर ऑफ पीपल जो हरियाणा में इंक्रीज हुए वो ज्यादा थे, ना। रेट ऑफ इंक्रीज की बात नहीं कर रहा मैं, वो भी निकाल सकते हैं, पर नंबर ऑफ पीपल जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज हुए। तो कहने का मतलब बहुत सारी प्रोडिक्शंस इस डेटा को देख करके की जा सकती हैं। जितना ज्यादा डेटा आप कलेक्ट करोगे उतनी बारीकी से आप इंफॉर्मेशन दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डेटा आपके हाथ में है ना, डेटा अगर आपके हाथ में है तो यार डेटा को एनालाइज करके बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आप बता सकते हो कि यार हरियाणा की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई लोग, इसका मतलब जो डेथ रेट है वो ज़्यादा हो गया है या बर्थ रेट कम हो गया है। आप काम कर सकते हो, आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, है ना। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की मैंने डेफिनेशन लिखने की कोशिश की है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए जरा, पढ़िए जरा आप भी। यहाँ पे लिखा है स्टैटिस्टिक्स क्या है, अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, रूल्स प्रोसीजर। आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, कुछ रूल्स और कुछ प्रोसीजर सिखाए जाएंगे। क्यों सिखाए जाएंगे, किस लिए सिखाए जाएंगे, अभी बता देता हूँ किस लिए सिखाए जाएंगे। ताकि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाओ, ताकि आप डेटा को अंडरस्टैंड कर पाओ और ताकि आप डिसीजंस ले पाओ। यहाँ पे ये बात समझनी है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिर से बता दूं आपको, बड़ी मस्त डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, कुछ रूल्स कुछ सिखाए जाएंगे और कुछ प्रोसीजर सिखाए जाएंगे। क्यों सिखाए जाएंगे, क्योंकि आप अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और प्रोसीजर डेटा से रिलेटेड सीख लेते हो तो आप उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, ढंग से रख पाओगे, उसको आप अंडरस्टैंड मतलब समझ पाओगे और आप जो है उसको ऑर्गेनाइज करके, उसको समझ करके आप डिसीजंस ले पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो स्टैटिस्टिक्स में हमें वो कॉन्सेप्ट, रूल और प्रोसीजर समझने हैं जिससे हम डेटा को ऑर्गेनाइज, अंडरस्टैंड एंड डिसीजन ले पाएं। करेक्ट है एकदम, बिल्कुल भन्नाट तरीके से। मूव करते हैं आगे। अब ये तो समझ में आ गया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, कई सारे प्रोसीजर, रूल, कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है, मगर ये डेटा क्या होता है यार, ये बात भी देख लेते हैं। यहां पे मैं लिख दिया डेटा क्या होता है, आपकी है ना चीजों को लेकर के, है ना, इवेंट्स को लेकर के, है ना, ये ऑब्जर्वेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशंस और इंफॉर्मेशंस,
है ना, आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है, आप पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग कंट्रीज की, ठीक है, आप और क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप लाइक नंबर ऑफ डेथ्स आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कोरोना के टाइम पे किस जगह से कितनी हुई। तो जब आप एक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आती है, कुछ इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो, कुछ फैक्ट्स आप गैदर करते हो। तो जो फैक्ट्स है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको जब हम कलेक्ट करते हैं ना, उनको जब हम कलेक्ट करते हैं हमारी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो यार उसको डेटा बोला जाता है। तो यहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डेटा क्या है, वो फैक्ट्स, वो ऑब्जर्वेशंस और वो इंफॉर्मेशन है जो किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद कलेक्ट की गई होती है। करेक्ट है। अब डेटा जो है ना, डेटा कई प्रकार से रखा जा सकता है। मतलब कहने का क्या हुआ, देखिए डेटा को ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं तो डेटा जो है ना वो कई प्रकार से रखा जा सकता है, कई प्रकार का डेटा हमारे सामने आता है। मेनली अगर अपन बात करें तो 3 टाइप का डेटा जो है वो हम जब कलेक्ट करते हैं तो 3 टाइप से कलेक्शन पॉसिबल होता है ना, मतलब 3 टाइप से उस कलेक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है अनग्रुप्ड डेटा, है ना, एक तो होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा बोले तो ऐसे मान लो क्या किया, मैं बोल दूं कि यार 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कुछ ये, है ना, 2, 5, 7, 3, 8, 9, 8, 7, 10 और 1। ये है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको बोलूंगा यार मैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या है ये? अनग्रुप्ड डेटा है, इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रखी, ठीक है। मगर मैं अगर यूं बोल दूं कि 21 स्टूडेंट्स के मार्क्स 21 मार्क्स 11 स्टूडेंट्स के हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यार यहां पे तो है मार्क्स, है ना, यहां पे देखना ये मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं कह रहा हूं कि 21 मार्क्स हैं 11 स्टूडेंट्स के, मैं कह दूं कि 22 मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट्स के, मैं कह दूं 27 मार्क्स हैं 19 स्टूडेंट्स के। यहां पे देखो ग्रुप हो रखा है डेटा। क्या हो रखा है? यहां पे डेटा ग्रुप हो रखा है ना। यहां पे मैंने 21 मार्क्स वाले 11 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रखा है कि भाई 11 बच्चों के ग्रुप के 21 मार्क्स हैं, 7 स्टूडेंट्स के ग्रुप के 22 मार्क्स हैं, ठीक है, और 19 स्टूडेंट्स के 27 मार्क्स हैं। तो यहां पे देखो ग्रुपिंग हो रखी है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। देखिए यहां पे मैं लिखा भी है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, ठीक है। तो यार ये ग्रुप डेटा अगर आपको समझना है तो देखिए यहाँ पे बताया मैंने ग्रुप डेटा, है ना। जैसे डेटा को ग्रुप कर लें अपन, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं अपने, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और उनके मार्क्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मार्क्स हैं 21, स्टूडेंट कितने हैं 11, मार्क्स हैं 7, स्टूडेंट कितने हैं 22, मार्क्स हैं 19, स्टूडेंट कितने हैं 27, ठीक है। मतलब बिल्कुल डफर स्टूडेंट्स हैं 22 क्लास में, है ना, क्लास एकदम भोकाल है भाई, ठीक है। तो यार ये है ग्रुप्ड डेटा। क्या है? ग्रुप डेटा। और ये क्या था? ये अनग्रुप्ड डेटा था। ग्रुप्ड डेटा भी 2 किस्म का होता है दोस्तों। एक तो ये जो ग्रुप डेटा है इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, ठीक है। ये आपको बता दूं, ये है डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। ये भी ग्रुप्ड डेटा होता है, ठीक है ना, ये ग्रुप डेटा होता है, ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है। आपको बता देता हूं मैं, है ना, ये ग्रुप डेटा होता है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है। अच्छा, एक होता है कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स है ना, उनके जो मार्क्स है, अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं 20 से 30 की रेंज में, 22 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 30 से 40 की रेंज में, है ना। एक रेंज लिख देता हूं, यहां पे क्या लिख देता हूं? रेंज लिख देता हूं। 27 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 40 से 50 के बीच में। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, ग्रुप्ड डेटा। यहां पे भी ग्रुपिंग हो रखी है, 11 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग, 22 स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग, ठीक है। मगर यहां पे जो मार्क्स है ना वो एक इंटरवल में लिखे हुए हैं, है ना। तो मार्क्स इस प्रकार से इंटरवल में लिखे हैं। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी
ग्रुप डेटा, ठीक है ना, एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कि भाई ये देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा लिखा हुआ है, करेक्ट है। तो आई होप आपको यार ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 प्रकार के डेटा की बात की जाएगी, एक तो अनग्रुप डेटा की बात की जाएगी, ठीक है, अनग्रुप डेटा की बात की जाएगी, दूसरा डिस्क्रीट डेटा में ग्रुप डेटा होगा, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में ग्रुप डेटा होगा, ठीक है। तो डेटा क्या है और स्टैटिस्टिक्स क्या है, आइडिया लग गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि वो डेटा किस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड मूव कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट इस बात में रहता है कि वो डेटा किस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड मूव कर रहा है, मतलब उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है ना, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों हमारा सेंट्रल वैल्यू पे इंटरेस्ट रहता है। जैसे मान लो एक 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है ना, 10 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है। ये है क्लास कोई ए, है ना, ए क्लास है 10 स्टूडेंट्स की, और एक है 10 स्टूडेंट्स की बी क्लास, है ना, एक है 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है ना, एक बी कोई क्लास है ना, इसमें भी 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब यार एक टेस्ट हुआ, ठीक है ना, दोनों क्लासेस में कॉमन टेस्ट हुआ, दोनों क्लास में कॉमन टेस्ट हुआ, यहाँ पे हुआ 10 मार्क्स का टेस्ट, है ना, 10 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, ठीक है ना, इस क्लास में, और 10 मार्क्स का सेम टेस्ट जो है ना, 10 मार्क्स का सेम टेस्ट जो है वो हुआ यार इस वाली क्लास में, ठीक है, बी क्लास में। अब 10 मार्क्स वाले जो टेस्ट में ए क्लास में बच्चों के जो मार्क्स आए ना, ए क्लास में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए वो कुछ ऐसे हैं, मतलब 10 मार्क्स के 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, ठीक है। और जो बी क्लास में जो मार्क्स आए हैं ना, वो आए हैं 1 1 1 2 2 9 9 10 10। अच्छा एक और 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक और 2 ले लेते हैं, ठीक है, हाँ 9 9 10 10 हो गए ना, कितने हो गए, हाँ राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए आप, अगर मैं, अच्छा ठीक है, एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल को ये देखना है, स्कूल के अपना कोई हेडमास्टर है, ठीक है ना, प्रिंसिपल है, उसको ये देखना है कि क्लास ए और क्लास बी में कौन ज़्यादा अच्छी है, क्लास ए और क्लास बी में कौन ज़्यादा अच्छी है। अगर वो इसकी सेंट्रल टेंडेंसी देख ले तो उसको यार एक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वो बोले यार इनके एवरेज मार्क्स बताओ, एवरेज करना जानते हो ना आप, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 5 5 5 5 25 और 25 बाई 10। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो आए हैं, यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो 2.5 आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज मार्क्स देखोगे तो कितना हो गया, देखो 11 11 11 11 का जोड़ा हो गया 3 3 6, हाँ 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 11 11 हो गए, यहाँ पे देखो 11 जोड़ते हैं, 11 11 है ना, 22, ठीक है, और ये 33 44 है ना, 44 में आप 3 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 47, कितना 47। तो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स आए हैं, एवरेज मार्क्स वो कितने आए 47 डिवाइड बाई 10 4.7, यहाँ पे एवरेज 4.7, यहाँ पे एवरेज 2.5। तो एक बात तो साबित होती है कि 10 में से 2.5 अगर एवरेज आया है, मतलब एवरेज ही 5 से कम है, तो एकदम डफर लोगों से भरी हुई क्लास है ना। और यहाँ पे अगर 10 लोगों के क्लास में एवरेज लगभग 5 आ गया, तो कुछ बच्चे 5 से ऊपर थे, कुछ 5 से कम थे, इसका मतलब बिल्कुल डफर तो नहीं है बच्चे। इस सेंट्रल टेंडेंसी को देख करके देखो मैं क्या इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इस सेंट्रल टेंडेंसी को देखिए, मतलब सेंटर की वैल्यू को देख करके, सेंटर की वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू की बात कर रहा हूं इस केस में मैं, तो उसको देख करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बच्चे क्लास में है ना, एकदम डफरों से भरी हुई है, एकदम है ना, कांतिया लोगों से भरी हुई है, क्या मुन्ना भाई लोगों से भरी हुई क्लास, एक तो ये एक है ना, ये चैंपियन ही भरे हुए हैं इसके अंदर तो यार, और इसमें थोड़े ढंग के लोग भी हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि अपना यार है ना, मतलब 5 लगभग एवरेज है, तो कुछ 5 से ऊपर भी थे, है ना,
ठीक ठाक लोग थे, और कुछ 5 से कम, है ना, मतलब गब्बर सिंह लोग भी थे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल वैल्यू को देख करके ना अपन डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं यार, उसके बारे में सोच सकते हैं क्या बिहेवियर है डेटा का ना, कैसे वो कूदा होगा लोगों में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सेंट्रल टेंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डेटा की मीन वैल्यू क्या है ना, डेटा की मिडल वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या डेटा आया है। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है इसमें, 2 और 3 ज्यादा बार आए हैं, तो इसका मतलब हद ही कर रखी है फिर तो बच्चों ने। 2 और 3 तो मतलब एकदम बदमाशी की हद हो रखी है क्लास के अंदर, बच्चे पढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। यहां पे देखो सबसे ज्यादा बार 1 आया है और 2 आया है, तो इसका मतलब क्लास तो ये भी थोड़ी सी मतलब है गड़बड़ वाली, बट उतनी नहीं है जितनी पहले वाली थी। तो मीन मोड मीडियन ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों। मीन बोले तो एवरेज वैल्यू, मीडियन बोले तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें तो मिडल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मिडल वैल्यू और सबसे ज्यादा बार आने वाली वैल्यू, 3 बड़ी खास वैल्यू होती हैं। आपको बता दूं, एक डेटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जुटानी हो, है ना, एक डेटा सैंपल जो आपके पास है, उस सैंपल के ऊपर आपको कुछ कमेंट करना हो, 3 वैल्यूज बड़ी खास होती हैं। 3 वैल्यूज बड़ी खास होती हैं। एक होती है एवरेज वैल्यू जिसको बोलते हैं बीच की वैल्यू, दूसरी होती है मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू बोले तो डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो मिडल वैल्यू आ जाए, मिडल वैल्यू का जानना जरूरी होता है, मालूम चल जाए यार बीच का आदमी कैसा है, उसके उधर और उधर वालों के बारे में एक जानकारी मिल जाएगी। और एक वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आई है, मीन मोड मीडियन इनको बोलते हैं, डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू क्या है, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू गिव्स रफ आइडिया अबाउट वेयर डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड, है ना, एक रफ आइडिया मिलता है जहां डेटा पॉइंट यार उसके अबाउट कैसे जो है ना डिस्पर्स्ड होंगे, ठीक, मतलब थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है, मतलब सेंटर वैल्यू क्या है तो डेटा पॉइंट्स क्या होंगे, एक रफ आइडिया मिल जाता है, ठीक है। और मीन मोड मीडियन आर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो ये जो मीन है और ये मोड है और जो मीडियन है, डेटा के बारे में यार बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, बड़ी काम की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इनको सीखना बड़ा जरूरी है। मीन मोड और मीडियन को सेंट्रल वैल्यूज बोला जाता है ना, सेंट्रल मेजर बोला जाता है, सेंट्रल मेजर बोला जाता है, ठीक है। मतलब 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो यार अब देखते हैं मीन क्या होता है, देखने का प्रयास करते हैं। मीन समझते हैं क्या, मीन तो एवरेज वैल्यू होती है यार, अब क्या देखना, सिंपल एवरेज ले लो आप डेटा का, वही मीन होता है ना, वही यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मीन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द वन दैट कैन बी मैथमेटिकली मैनिपुलेटेड, डिफाइंड एज एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इट इज डिफाइंड एज, ये मेन लाइन लिखी हुई है, इट इज द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी डेटा हमें दिया हुआ होगा ना उसका एवरेज होता है ये, क्लियर है। सो अब यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैंने लिख दी है, बड़ी सिंपल बात लिख दी है। मीन निकालना कैसे है, मीन इज कंप्यूटेड बाय समिंग ऑल द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, सबको सम कर दो एंड उसके बाद डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं 1 1 1 2 8 9, अगर अपने को मीन निकालना है, अगर अपने को कुछ और वैल्यूज भी ले लेता हूं 1 2 3, एक और 0 ले ली, ठीक है। अगर अपने को सम निकालना है तो सबको अगर इनका इसका मीन निकालना है तो सबका सम निकालो पहले तो, है ना। अगर अपने को मीन निकालना है तो सबसे पहले सबका सम करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाय क्या कर दो 10 कर दो, मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो या कर दो सम कितना आ रहा है 9 1 10, 8 और 2 10, 20 25 26 27 28, 28 बाई 10 कितना हो गया 2.8, मीन हो गया 2.8। समझ में आई कि नहीं आ गई। तो मीन का क्या मतलब, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है जी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यही लिख दिया मैंने, सम ऑफ द सीरीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसको मैथमेटिकली यूं भी लिख देते हैं यार, एक वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, तीसरी वैल्यू x3 है, यूं करते करते n वाली वैल्यू nवी वैल्यू xn है अपॉन टोटल वैल्यूज n है, यूं भी लिख देते हैं इसको। और बुरा मत मानना, इसको यूं भी लिख देते हैं सिग्मा xi अपॉन n, सिग्मा xi बोले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है जी। मीन आई होप आप लोगों को मालूम भी होगा, 9th क्लासेस में भी मीन सिखाया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब ये जो मीन है ना, ये अनग्रुप्ड डेटा का मीन है ना। सिंपल अपनी अनग्रुप्ड वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यूज हैं, आप इस प्रकार से डिवाइड कर दो और अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना है ना, बेहद सिंपल है, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकाला जाए,
ग्रुप डेटा में भी मैंने कहा दो प्रकार का डेटा होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा का मीन कैसे निकालना होता है देख लेते हैं। मैंने कहा यहां लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहां लिख दिए मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के, है ना, और 6 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, 0 मार्क्स आए यहाँ पे 0 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स के, और 7 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, ठीक है। मैंने कहा मीन मार्क्स निकालो आप, मैंने कहा मीन मार्क्स निकालो आप। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या है? मैंने कहा मीन मार्क्स निकालो आप। ये क्या है? यह है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो यार अब देखिए तो मीन मार्क्स कैसे हुआ? टोटल मार्क्स, है ना भाई। सबसे पहले टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, सारे मार्क्स जोड़ दो और नीचे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कर दो आप। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5 मार्क्स 2 बच्चों के, है ना, तो 5 × 2, है ना, इनके 2 बच्चों टोटल मार्क्स कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? 5 × 2 प्लस 6 × 3, ऐसे ही करोगे ना, 0 × 2 7 × 5, ऐसे करोगे, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2 + 3 + 2 + 5, ऐसे ही करोगे और निकल जाएगा आपका मीन मार्क्स। समझ में आ गया आपको? तो यार यहाँ पे जो मार्क्स है ना, ये जो एंट्रीज हैं, है ना, जहाँ पे ये जो मार्क्स लिखे हुए, इन एंट्रीज को बोला जाता है यार XI। क्या बोला जाता है? XI। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये वाले एंट्रीज को बोला जाता है FI। क्या बोला जाता है? FI। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करा है ना, इनको बोलते हैं XI FI, है ना, आपको मालूम भी है, ठीक है। XI FI कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। यहाँ पे फिर 18 हो गया, ठीक है। 0 × 2 = 0, 7 × 5 = 35। तो आपने क्या किया? इसको जोड़ दिया, है ना। तो मीन कैसे निकाला है आपने जो मीन निकाला है, XI FI वाली एंट्रीज को जोड़ दिया, सिग्मा XI FI, ठीक है, अपॉन FI की एंट्रीज को जोड़ दोगे ना, सिग्मा FI। सिग्मा FI मतलब FI की एंट्रीज का सम, है ना। सिग्मा FI का मतलब है FI वाले जो एंट्रीज है ना, उनका सम। XI FI बोले तो ये वाले एंट्रीज और इनका सम करोगे तो सिग्मा XI FI। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो मीन निकाला है, ये इस फॉर्मूला से निकला है। तो कुल मिलाकर के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्रुप डेटा के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सिंपल था, मतलब सिंपल सब जगह ही है, ठीक है ना। अच्छा, मीन को X बार से डिनोट करते हैं दोस्तों, है ना। मीन को किससे डिनोट करते हैं? X बार से। तो यार जो X बार है वो सिग्मा XI अपॉन n था यहाँ पे ग्रुप डेटा में, तो और यहाँ पे सिंपल है सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI, है ना। मीन निकालना इज वेरी इजी, करेक्ट है, एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है। तो मीन निकालना अपना अनग्रुप डेटा में हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप डेटा में हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी देखते हैं अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, है ना। ग्रुप डेटा बोले तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यार इसका देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, अरिथमेटिक मीन x बार = a + 1/n सिग्मा FI XI - a। तो देखिए कैसे मीन निकाला जाता है। मैं आपको सबसे पहले एक टेबल बना देता हूँ, है ना, ग्रुप डेटा की, जिसमें कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक टेबल पहले बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिए मैंने मार्क्स, है ना, क्या लिख दिए? मार्क्स लिख दिए, ठीक है। और यार यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मार्क्स जो है ना उनके इंटरवल से लिखे जाएंगे यहाँ पे, तभी इसको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। 0 से 10 मार्क्स हो गया, ठीक है जी। 10 से 20 मार्क्स हो गया, ठीक है जी। 20 से 30 मार्क्स हो गया, ठीक है जी, करेक्ट है। तो 0 से 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 2 हैं, 10 से 20 वाले 3 हैं, और 20 से 30 वाले कितने हैं? 5 हैं, ठीक है, करेक्ट है। ये मैंने कुछ 2 कॉलम और लगा दिए, क्यों लगा दिए अभी बताऊंगा आपको। तो यार इसमें क्या करते हैं अपन मीन निकालने के लिए ना, ये अपनी क्लास इंटरवल्स हैं। क्या है? पहले तो आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो है ना ये क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स। कौन कौन क्लास इंटरवल? ये वाली क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, ये क्या है? क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल में क्या होता है? ये होती है लोअर क्लास लिमिट, ये होती है अपर क्लास लिमिट, है ना। सबकी लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट आपको दिख रही है ना। और एक होती क्लास विड्थ, क्या होती? क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ क्या होती है? लोअर क्लास लिमिट माइनस अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। क्लास विड्थ देखोगे तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं ऐसे आपके लिए कि जो
क्लास विड्थ जो होती है, क्लास विड्थ वो क्या होती है, अपर लाइक अपर लिमिट ऑफ द क्लास है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है ना। ये याद रखना यार कि क्लास विड्थ नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अब इसका क्या करते हैं, ये जो मार्क्स जो क्लास इंटरवल में लिखे हुए ना, तो इनका यार मिड पॉइंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनके मिड पॉइंट्स निकालते हैं ना, मिड पॉइंट्स निकालते हैं ना, किसका, क्लास इंटरवल के, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और इसको बोला जाता है एक्स आई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये क्या है, ये एक्स आई हो गया और ये हो जाएगा एफ आई, है ना, ये क्या हो गया एफ आई, ठीक है। तो एफ आई और एक्स आई वाली कॉलम मालूम है अपने को, इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इसका 15 और इसका कितना हो जाएगा, इस क्लास का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ आई मालूम, एक्स आई मालूम, तो एक तरीका तो मीन निकालने का ये है कि सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर दो आप, है ना, मतलब एफ आई एक्स आई निकाल के जोड़ दो, सिग्मा एफ आई कर दो, ठीक है, अपॉन में, जैसे हमने यहां पे किया था, करेक्ट है। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरीके से तो यूं मीन निकाला जा सकता है, और दूसरा एक और तरीका यहां पे लिखा हुआ है, उसके बारे में भी जान लो आप। देखिए ये एक फॉर्मूला लिखा है, क्या है ये, ध्यान से सुनो। ये जो फॉर्मूला है ना, ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए काम में लाया जाता है। यहां पे सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि यहां पे भी मीन यूं निकाल सकते हो आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यूं करके भी मीन निकल सकता है, मगर एक और मेथड है, ठीक है ना, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये जो एक्स आई वाली टेबल है ना, इसमें से कोई भी एक मीन को अज्यूम कर लेते हैं, कोई एक वैल्यू को बोल दो अज्यूम्ड मीन है, ए है ये, तो यार ए ले लेते हैं, लेट अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, जैसे 15 ले लिया अपन ने, है ना, ए 15 ले लिया, तो ए की वैल्यू तो 15 हो गई। अब फिर एन की वैल्यू क्या होती है, एन होता है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई करोगे कितना होगा 3 2 5 और 5 10, है ना, एन हो गया, एन बोले तो सिग्मा एफ आई, एन समझ में आ गया, ए कोई भी वैल्यू एक्स आई में से पिक कर लो आप, है ना, और फिर एक्स आई माइनस ए की टेबल की जरूरत पड़ती है इसमें, है ना, एक्स आई माइनस ए, तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 10 हो गया, ठीक है, एक्स आई माइनस ए की टेबल हो गई। फिर एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई की टेबल की जरूरत भी पड़ेगी, चलो वो बना लेते हैं। थोड़ा इसको क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा राइट में लिख लेता हूँ, ठीक है। ए कितना लिया मैंने, ए अपन अपना स्पेस निकाल लेते हैं भैया, ए ऐसा कर दिया, है ना, ए ले लिया मैंने आपका 15 लिया था और एन कितना हो गया था 10 हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा जिसमें एफ आई का मल्टीप्लीकेशन एक्स आई माइनस ए से करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक्स आई माइनस ए को एफ आई से करोगे तो -10 इंटू 2 -20, 0 इंटू 3 0, 10 इंटू 5 50 हो गया, ठीक है जी। तो अब देखिए एक्स बार देखते निकाल के, अज्यूम्ड मीन कितना है 15 है, कैलकुलेशन इजी रहती है इससे, है ना। अज्यूम्ड मीन कितना 15 प्लस नंबर एन कितना है 10 और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस है, इसका सम करोगे तो कितना है, इसका सम करोगे तो 30 है, तो यार ये कट गया 3 प्लस 15, ये हो गया 18, मीन कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है ना। तो ये है आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन निकालने की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यूं भी निकाल लो आप या यूं निकाल लो, ये कैलकुलेशन इजी रहती है, लोग इसको प्रयोग में लाते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम फैंटास्टिक है। बात समझ में आ गई आपको, अरे समझ में आ गई क्या भाई। चलो मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, है ना। अब हमें मीन निकालना आ गया तीनों ही केस में, ग्रुप्ड डेटा में भी चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो और या फिर अनग्रुप डेटा हो। अब देखिए कंबाइंड मीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये क्या कहानी है कि अगर मान लो n1 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन x1 बार है, n2 ऑब्जर्वेशंस का मीन x2 बार है, n3 ऑब्जर्वेशंस का मीन x3 बार है। ऐसे करते हुए k ऑब्जर्वेशंस हैं, n के ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन x बार है। तो कंबाइंड ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी कर दो ऑब्जर्वेशंस को और फिर मीन निकालना चाहो तो क्या करो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार करते करते n के x के बार अपॉन
N1 N2 और एंड सो ऑन Nk का, इनका सबका जोड़। मतलब यहां पे क्या हुआ है, टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करी है, बेसिक फॉर्मूला वही है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या करें, एक गुच्छा है ऑब्जर्वेशंस का, दूसरा गुच्छा ऑब्जर्वेशन का, तीसरा गुच्छा ऑब्जर्वेशन का, यूं करते करते के गुच्छे हैं, हर गुच्छे में कितनी ऑब्जर्वेशन है मालूम है, मीन क्या है मालूम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मालूम है, मीन क्या है मालूम है, तो सारे गुच्छों को मिला दें तो सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन कैसे निकलेगा, उसको कंबाइंड मीन बोलते हैं, और वो यार इस तरीके से निकल जाता है, n1 x1 बार n2 x2 बार करते हुए n के x के बार को जोड़ के अपॉन n1 प्लस n2 एंड सो ऑन टिल n के। समझ में आ गई बात, बेहद सिंपल बात है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिखे हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, है ना, वो सारी बात ऊपर लिखी भी हुई है, ठीक है ना, अब इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यार, तो यार आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लाइक x1 बार x2 बार x के बार तक ये क्या है, ये मीन्स है, और n1 n2 n के ये क्या है, एक लोट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फिर दूसरे लोट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन, ठीक है। कंबाइंड मीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब यार एक और टर्म आती है वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे आप कॉलेज वगैरह में जाते हो ना, तो वहां पे वेटेड अरिथमेटिक मीन वाले कॉन्सेप्ट का कई बार यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, है ना, फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, ठीक है, ठीक है। अब हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इक्वल वेटेज दिया जाता है। बट ये जरूरी नहीं है कि इक्वल वेटेज हर कोर्स में उनको मिलता हो। जैसे आपके कोर्स में तो इक्वल वेटेज है, सब बराबर बराबर मार्क्स के होते हैं, बराबर बराबर जो है ना मार्क्स के होते हैं, फिर सबके जुड़ते हैं, फिर टोटल प्रतिशत कैसे निकलती है, टोटल मार्क्स जो आपने लिए अपॉन टोटल मार्क्स जो पेपर्स के थे, और ऐसे करके परसेंटेज निकल जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इक्वल वेटेज ना देनी हो, मतलब फिजिक्स को आपने मान लो 10 पॉइंटर्स दे दिए, केमिस्ट्री को मान लो 8 पॉइंटर्स दे दिए, और मैथ्स को मान लो आपने 6 पॉइंटर्स दे दिए। वैसे तो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूं तो ठीक है। पॉइंटर्स दे दिए का मतलब क्या है कि इसको आपने सबसे ज्यादा वेटेज दे दिया फिजिक्स को, कि भाई फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। मतलब आपने एक रैंकिंग डिसाइड कर दी कि यार वेटेज दे दिया आपने कि फिजिक्स को मैं 10 पॉइंटर्स दे रहा हूं, केमिस्ट्री को 8 पॉइंटर्स दे दिए, और मैथ्स को 6 पॉइंटर्स दे दिए, और पेपर 100 नंबर के हुए आपके, ठीक है ना। ये पॉइंटर्स असाइन कर दिया आपने सब्जेक्ट को, क्या कर दिए, पॉइंटर्स असाइन कर दिए। और फिर 100 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें आपके मार्क्स आ गए, इसमें आ गए आपके 70, इसमें आ गए आपके 80 90 आ गए, और इसमें आ गए 100। मैथ्स भन्नाट है भैया, 100 नंबर आने हैं तुम्हारे, ठीक है। लेकिन इसको 10 पॉइंटर्स दिए हैं आपने, मतलब ये 70 मार्क्स का ज्यादा वेटेज है, क्योंकि इसको 10 पॉइंटर्स असाइन हो रखे हैं फिजिक्स को, ठीक है ना। और ये 100 मार्क्स का कम वेटेज है, क्योंकि 6 पॉइंटर असाइन हो रखे हैं। समझ में आ रही है। तो इनका अगर आपको मीन निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, 70 इंटू 10 प्लस, ये आपके 700 की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है ना, 90 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 प्लस 8 प्लस 6, ऐसे करके मीन निकलेगा। तो वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन रेफर्स टू द अरिथमेटिक मीन कैलकुलेटेड आफ्टर असाइनिंग वेट्स टू द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब आपने वेट्स असाइन कर दिए, फिजिक्स को 10 वेट्स असाइन कर दिए, केमिस्ट्री को 8 एंड मैथ्स को 6, ये वेटेज असाइन कर दिया आपने। तो जब वेटेज असाइन करने के बाद जब मीन निकलता है, उसको वेटेड एवरेज मीन बोलते हैं, ठीक है। इट इज सुटेबल वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इज नॉट सेम। रिलेटिव इंपॉर्टेंस यहां पे आइटम्स की सेम नहीं है।
फिजिक्स पढ़ना और मैथ्स पढ़ना, इन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी गई है। तो जब सारे आइटम्स की इंपॉर्टेंस अलग अलग हो, मतलब सारे आइटम्स की इंपॉर्टेंस सेम ना हो, कुछ की सेम हो सकती है, ठीक है ना, सबकी सेम ना हो, मतलब अलग अलग हो, ओवरऑल देखा जाए तो, है ना, सबकी सेम ना हो, है ना, कुछों की डिफरेंट हो, सबकी डिफरेंट भी हो सकती है, वेट्स असाइन कर दिए हो ना हर एंट्री को, तब वेटेड मीन निकलता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया आपको वेटेड मीन कैसे निकाला जाता है। तो आई होप आपको मीन की दुनिया समझ में आ गई होगी, है ना, मीन की दुनिया आपको समझ में आ गई। ये वेट्स मैंने असाइन कर दिए थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, और के मार्क्स निकाले, फिर मीन मार्क्स ऐसे निकाल दिए जाते हैं ना। कॉलेज वगैरह में जब अपन जाते हैं ना, तो कॉलेज में जो फाइनल मार्कशीट मिलती है, तो उसमें फिर आता है कि लास्ट में कितने तुम्हारा CGPA बना तो CGPA वगैरह निकालने के लिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स का अलग वेटेज होता है, कुछ का अलग वेट्स असाइन होते हैं, तो फिर वो इन फॉर्मूला से यूज़ करके वहाँ पे वेट्स निकाला जाता है, ठीक है। तो यार ये मीन की कहानी थी। आगे कहानी और लंबी है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज क्या है अरिथमेटिक मीन की, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स मतलब एंट्री की बात, मतलब वो जिन वैल्यूज का आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, है ना, उन वैल्यूज को एक्स से डिनोट कर दिया, है ना, एक वेरिएबल एक्स से डिनोट कर दिया, is increased or decreased by some constant k, then arithmetic mean will also increased or decreased by k। ये लाइन एक बार पढ़ लो आप। दूसरी क्या लिखी मैंने, when the value of the variable x are multiplied or divided by any non-zero constant k, तो मीन भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है बाय सेम क्वांटिटी k। ये दो यार मैंने इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, इनको एक बार अच्छे से पढ़ना और समझने का प्रयास करना, ठीक है। स्क्रीन से हट जाता हूँ मैं, इनको पोज करके ना अच्छे से सीखना, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक वैल्यू है x1, एक वैल्यू है x2, एक वैल्यू है x3, एक वैल्यू है x4, एक वैल्यू है x5। इनका मीन आ गया मान लो a, है ना। अगर आप इनमें 1 1 1 जोड़ोगे, इनमें 1 1 1 जोड़ दोगे, तो मीन निकालोगे उसके बाद नया, तो वो a+1 आएगा, मीन में भी 1 जुड़ जाएगा। और अगर आप किसी कांस्टेंट को माइनस करोगे तो मीन में से वो कांस्टेंट माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो मीन से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इन सारी वैल्यूज में 4 से मल्टीप्लाई करना चाहो, 4 से मल्टीप्लाई करना चाहो और उसके बाद फिर नया मीन निकालना चाहो, तो वो 4a आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4a आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंटर्स लिखे हैं, बुद्धि पे जोर डालना, है ना, आपको बात समझ में आ जाएगी। सिंपल अरिथमेटिक है, समझ में आ रही बात आपको? टास्क है, अगर आपको समझ में आ जाए, अभी तक का जो भी समझ में आया है आपको, है ना, समझ में आया नहीं आया, जो भी आपके कमेंट्स हैं कमेंट करके बताएं, है ना। इन पॉइंटर्स को याद रखें या आपने खुद सोच लिए, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं यार, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कहानी अभी और भी बाकी है, सिर्फ मीन मैंने सिखाया है, उसके बाद फिर, है ना, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मीडियन की कहानी की शुरुआत होगी, है ना, फिर मोड भी आएगा, है ना, कई सारी चीजें आने वाली हैं। तो आज अपन इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में मोड, मीडियन, है ना, फिर ये जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी, फिर डिस्पर्जन देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी से, ठीक है ना, कितना डिस्पर्ज हो रही है वैल्यूज, और भी कई सारी चीजें सीखनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है स्टैटिस्टिक्स का, और यार इंट्रोडक्शन के साथ मैंने मीन के ऊपर आपको कई सारी बातें बताई हैं। आई होप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मीन आपको निकालना आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।